मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि अलास्का के एक सुनसान इलाके में एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा है। प्लेन से उतरता है एक बेहद अमीर और इंटेलिजेंट बिलियनियर जिसका नाम चार्ल्स मोर्स होता है। उसके साथ उसकी खूबसूरत सुपर मॉडल पत्नी मिकी भी होती है। वहीं उनके साथ मशहूर फोटोग्राफर बॉब, उसका असिस्टेंट स्टीफन, एक पायलट और एक अन्य साथी भी होता है। कुल मिलाकर 6 लोग इस सफर का हिस्सा होते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही एक मैकेनिक की नजर मिकी पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर वह चार्ल्स से कहता है कि वह उस खूबसूरत चीज को छूना चाहता है। यह सुनते ही चार्ल्स का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे लगता है कि मैकेनिक उसकी पत्नी की बात कर रहा है। वह गुस्से में पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? चार्ल्स का रिएक्शन देखकर मैकेनिक घबरा जाता है और तुरंत सफाई देता है कि वह मिकी की नहीं बल्कि प्लेन की बात कर रहा था। माहौल शांत होने के बाद वह हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच में बिलियनर हो? इस पर चार्ल्स बिल्कुल ठंडे और आत्मविश्वास भरे अंदाज में जवाब देता है, यस आई एम। उसे हर समय कुछ नया सीखने और किताबें पढ़ने का शौक होता है। उसकी सेक्रेटरी ने उसे जंगल में सरवाइव करने के तरीकों पर एक किताब गिफ्ट की होती है जिसे वह इस ट्रिप में भी अपने साथ लाया होता है। इसके बाद सभी लोग एक छोटे से सीप्लेन में सवार होते हैं और अलास्का के और भी अंदर बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ वीराना, ऊंचे पहाड़ और बर्फीली वादियां दिखाई देती हैं। नजारा जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सर्वाइवल जर्नी जो इन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली होती है। वहां उनका सामना एक अनुभवी बूढ़े शिकारी से होता है। वह सबको चेतावनी देता है कि अगर कभी किसी भालू का सामना हो जाए तो घबराकर भागना नहीं है, शांत रहना है और धीरे धीरे पीछे हटना है, क्योंकि इस जंगल में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। सभी लोग यह बात सुन लेते हैं। रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तभी मिकी कहती है कि उसे सैंडविच खाना है। चार्ल्स उसके लिए सैंडविच लेने नीचे किचन की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बाहर जाने वाला एक दरवाजा खुला हुआ है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि कहीं कोई भालू अंदर तो नहीं आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सावधानी से पूरे कमरे में नजर दौड़ाता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह सैंडविच लेकर वापस जाने के लिए मुड़ता है। तभी अचानक सामने वाला दरवाजा जोर से खुलता है और उसके सामने एक विशाल भालू खड़ा दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही चार्ल्स बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे उसके पैर जवाब दे देते हैं और वह नीचे गिर पड़ता है। वह चीखना चाहता है लेकिन डर इतना ज्यादा होता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। लेकिन तभी चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगती हैं। कुछ सेकंड बाद उसे पता चलता है कि वह असली भालू नहीं बल्कि बॉब था जिसने भालू की खाल पहन रखी थी। दरअसल यह पूरा सरप्राइज चार्ल्स के बर्थडे के लिए प्लान किया गया था। इसके बाद सभी लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिकी उसे एक खूबसूरत पॉकेट वॉच गिफ्ट करती है जिस पर लिखा होता है, मेरे प्यारे पति को उसके बर्थडे पर। चार्ल्स उस गिफ्ट को बड़े प्यार से देखता है। वहीं बॉब उसे एक हंटिंग नाइफ गिफ्ट करता है। कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद सभी लोग वापस सोने चले जाते हैं। अगले दिन फोटोशूट शुरू होता है। इसी दौरान चार्ल्स नोटिस करता है कि मिकी और बॉब एक दूसरे के साथ काफी सहज हैं। दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं और साथ में काफी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। यह देखकर चार्ल्स के मन में एक हल्का सा शक पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। इसी बीच केयर टेकर चार्ल्स के पास आता है और उससे पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। फिर वह अपने नए रिजॉर्ट का प्लान दिखाता है और बताता है कि उसे इसे बनाने के लिए करीब 30 से 40 हजार डॉलर की जरूरत है। यह सुनते ही चार्ल्स के मन में वही पुराना ख्याल आता है कि लोग उसे नहीं बल्कि उसके पैसों को पसंद करते हैं। इसलिए वह बातचीत को वहीं खत्म करके वहां से चला जाता है। तभी बॉब दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि उसे ये फोटोशूट अब बोरिंग लग रहा है। वह कुछ अलग और यूनिक करना चाहता है। तभी उसकी नजर केयर टेकर के घर में लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में एक आदमी बंदूक लिए खड़ा होता है। केयर टेकर बताता है कि यह उसका दोस्त है और यह तस्वीर उस समय की है जब उसने एक खतरनाक जंगली भालू का शिकार किया था। ये सुनकर बॉब तुरंत उत्साहित हो जाता है। वह कहता है कि अगर वे उस आदमी को ढूंढ लें तो फोटोशूट और भी शानदार बन सकता है। केयर टेकर बताता है कि वह आदमी यहाँ से करीब 80 मील दूर घने जंगलों में रहता है। मिकी भी इस आइडिया को पसंद करती है और चार्ल्स से कहती है कि उसे भी उनके साथ जाना चाहिए। चार्ल्स इसके लिए तैयार हो जाता है। वैसे भी उसे एडवेंचर और सर्वाइवल से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी होती है। इसके बाद चार्ल्स, बॉब, स्टीफन और पायलट एक छोटे फ्लोट प्लेन में बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी अचानक माइग्रेट कर रहे पक्षियों का एक विशाल झुंड प्लेन के सामने आ जाता है। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, कई पक्षी सीधे विंडशील्ड से टकरा जाते हैं। शीशा टूटकर बिखर जाता है। पायलट का कंट्रोल छूट जाता है और पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। पायलट की मौत होते ही प्लेन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद एक झील में जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन पानी में डूबने लगता है। अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मच
मच जाती है। पानी तेजी से केबिन में भर रहा होता है और हर कोई किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। बॉब सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन चार्ल्स की सीट बेल्ट फंस जाती है। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है, उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन घबराहट के उस माहौल में भी वह खुद पर कंट्रोल बनाए रखता है। आखिरकार वह बेल्ट खोलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलने से पहले वह अपना बैग भी उठा लेता है, जिसमें उसकी सर्वाइवल बुक और कुछ जरूरी सामान होता है। तभी उसकी नजर बेहोश पड़े स्टीफन पर पड़ती है। चार्ल्स उसे वहां छोड़कर नहीं जाता। वह स्टीफन को पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर उसे पानी से बाहर खींच लाता है। किनारे पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि स्टीफन सांस नहीं ले रहा। चार्ल्स तुरंत सीपीआर देना शुरू कर देता है। वह उसकी छाती दबाता है, उसे सांस देने की कोशिश करता है और कुछ पलों बाद स्टीफन जोर से खांसता है। यह देखकर तीनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। चारों तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। हाथ सुन्न पड़ रहे थे, उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा कपड़ों को चीरकर सीधे हड्डियों तक पहुंच रही हो। अगर जल्द आग नहीं जलाई जाती तो हाइपोथर्मिया उन्हें कुछ ही घंटों में मौत के करीब पहुंचा सकता था। चार्ल्स तुरंत कहता है कि किसी भी कीमत पर आग जलानी होगी। बॉब अपनी माचिस निकालता है, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी होती है और काम नहीं करती। तीनों सूखी लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन नमी की वजह से आग नहीं पकड़ती। आखिरकार चार्ल्स को अपने बैग में रखी फ्लेयर गन याद आती है। फ्लेयर की मदद से वे आग जला लेते हैं और किसी तरह ठंडी रात गुजारते हैं। अगली सुबह चार्ल्स हालात का जायजा लेता है। उसे एहसास होता है कि उनके पास कोई कंपास नहीं है, क्योंकि बाकी सारा सामान प्लेन के साथ झील में डूब चुका है। तभी उसे अपनी किताब में पढ़ी एक बात याद आती है। वह बॉब से एक सुई मांगता है और उसे एक पत्ती पर रखकर पानी की सतह पर तैरा देता है। कुछ देर बाद पत्ती घूमते घूमते एक दिशा में स्थिर हो जाती है। इससे उन्हें दिशा का अंदाजा मिल जाता है और अब उनके पास आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तीनों जंगल के बीच से निकलते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वे एक झरने तक पहुंचते हैं। सभी बुरी तरह थक चुके होते हैं। स्टीफन सबसे पहले पानी पीता है, फिर बॉब और चार्ल्स भी अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी पीते पीते अचानक बॉब को प्लेन में हुई एक अजीब बातचीत याद आती है। वह चार्ल्स से पूछता है, प्लेन में तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें कैसे मारने वाला हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा था? इस बार चार्ल्स बात छिपाता नहीं। वह साफ कह देता है कि उसे काफी समय से बॉब और मिकी पर शक है। दोनों जिस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, उससे उसे लगता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती या काम का रिश्ता नहीं है। यह सुनकर बॉब हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होगा तो मैं यहाँ नहीं मारूंगा। पहले मुझे भी इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है। वह इसे मजाक की तरह कहता है, लेकिन चार्ल्स उसके चेहरे की तरफ देखता है और महसूस करता है कि इस बात के पीछे सिर्फ मजाक नहीं, कुछ और भी छिपा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उन्हें झाड़ियों के बीच से कोई हलचल सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में साफ हो जाता है कि एक विशाल जंगली शिकारी भालू उनकी तरफ बढ़ रहा है। तीनों वहीं शांत खड़े हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद भालू उन्हें नोटिस न करे, लेकिन भालू की सूंघने और सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना तेज होती है। वह तुरंत उनकी मौजूदगी भांप लेता है। बॉब और स्टीफन डर के मारे भागने लगे हैं। चार्ल्स कुछ पल वहीं खड़ा रहकर भालू को ध्यान से देखता है, जैसे उसके अगले कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब भालू उनकी तरफ दौड़ पड़ता है तो वह भी बाकी दोनों के पीछे भागता है। भागते भागते तीनों एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके बीचों बीच तेज झरना गिर रहा होता है। रास्ता पूरी तरह बंद था। तभी चार्ल्स की नजर एक मोटे सूखे पेड़ के तने पर पड़ती है। वह उसे खिसकाकर खाई के ऊपर रख देता है और एक अस्थायी पुल बना देता है। स्टीफन और बॉब डरते डरते उस पर से निकल जाते हैं। चार्ल्स सबसे आखिर में अपना बैग संभालते हुए पार करने लगता है। तभी भालू भी वहां पहुंच जाता है और अपने विशाल पंजों से उस तने को जोर जोर से हिलाने लगता है। कुछ ही पलों में चार्ल्स का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। गिरते वक्त वह अपना बैग नहीं छोड़ता। सौभाग्य से बैग नीचे निकली एक शाखा में फंस जाता है और चार्ल्स गहरी खाई के ऊपर हवा में लटक जाता है। नीचे तेज बहता पानी उसे किसी भी पल अपने साथ बहा सकता था। तभी बॉब और स्टीफन दौड़कर वापस आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। चार्ल्स एक बार फिर मौत के मुंह से लौट आता है। कुछ दूर जाकर तीनों थक कर बैठ जाते हैं। चार्ल्स पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी बॉब बताता है कि उनके पास अब सिर्फ 6 माचिस की तीलियां बची हैं। यही उनकी आखिरी उम्मीद है जिनसे आग जलाकर किसी गुजरते प्लेन या रेस्क्यू टीम को सिग्नल दिया जा सकता है। वह चार्ल्स का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि वे यहाँ से जरूर निकलेंगे। इसके बाद तीनों फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। रास्ते में चार्ल्स हल्के मजाक में बॉब से कहता है, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हें मारता तो स्टीफन को भी मारना पड़ता। शाम होते होते वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां आग जलाकर रात बिताते हैं। अगली सुबह वे उसी दिशा में निकलते हैं जो केयर टेकर ने बताई थी, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे पूरा चक्कर काट कर फिर उसी जगह पहुंच गए होते हैं जहां से चले थे। बॉब गुस्से और निराशा से भर जाता है। तभी चार्ल्स अपनी जेब से एक छोटी पिन निकालकर कुछ समझाने लगता है, लेकिन
लेकिन बॉब का धैर्य जवाब दे चुका होता है। वह झल्लाकर पिन उसके हाथ से छीनता है और दूर पानी में फेंक देता है। स्टीफन घबराकर चिल्लाने लगता है, अब हम क्या करेंगे? कोई नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, हम यहीं मर जाएंगे। चार्ल्स समझ जाता है कि अगर स्टीफन को व्यस्त नहीं रखा गया तो उसका डर उसे तोड़ देगा। वह अपना चाकू उसे देते हुए कहता है कि एक भाला बनाओ ताकि मछली पकड़ सके। असल में वह स्टीफन का ध्यान भटकाना चाहता था। इसके बाद वह बॉब के पास जाता है। बॉब पूरी तरह निराश हो चुका होता है। तब चार्ल्स सीधे उससे पूछता है, तो क्या करें? यहीं बैठ जाएं, कुछ न करें और मौत का इंतजार करें? ये सुनकर बॉब को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चार्ल्स से माफी मांग लेता है। लेकिन तभी स्टीफन की दर्द भरी चीख गूंजती है। भाला बनाते वक्त उसका हाथ फिसल गया था और चाकू उसकी अपनी जांघ में धंस गया था। खून तेजी से बहने लगता है। चार्ल्स तुरंत अपना कपड़ा फाड़कर घाव पर कसकर बांध देता है और खून से सना कपड़ा बॉब को देते हुए कहता है, इसे जला दो, नहीं तो भालू इसकी गंध सूंघकर वापस आ सकता है। रात होते होते स्टीफन की हालत और खराब हो जाती है। दर्द और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसे हिम्मत देने के लिए चार्ल्स आसमान में नॉर्थ स्टार दिखाता है और कहता है, सुबह होते ही हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे। ये सुनकर स्टीफन को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह सो जाता है। देर रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। चार्ल्स और बॉब बाहर आकर बात कर रहे होते हैं। बॉब कहता है कि स्टीफन अब उनके लिए बोझ बन चुका है और उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। चार्ल्स गुस्से में साफ मना कर देता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उसी खून वाले कपड़े पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि बॉब ने उसे जलाया ही नहीं था। चार्ल्स गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा था इसे जला देना। बॉब लापरवाही से जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगले ही पल उन्हें फर्क पता चल जाता है। स्टीफन की धुंधली आंखों के सामने अचानक वही भालू दिखाई देता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, भालू उस पर टूट पड़ता है। वह स्टीफन को अपने जबड़ों में दबोचकर इधर उधर पटकने लगता है। चार्ल्स जलती हुई लकड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन भालू उस पर भी हमला कर देता है। अब बॉब समझ जाता है कि वहां रुकना मतलब मौत को बुलाना है। वह चार्ल्स को खींचकर वहां से भागा है। दोनों भागते रहते हैं, जबकि पीछे से स्टीफन की दर्दनाक चीखें गूंजती रहती हैं। और कुछ देर बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा जाता है। किसी तरह जान बचाकर दोनों वापस उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने पहले रात बिताई थी। अगली सुबह कड़ाके की ठंड में दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे होते हैं। चार्ल्स नया प्लान बताता है। दिन में वे नॉर्थ की तरफ चलेंगे, रात में मून को फॉलो करेंगे और जैसे ही कोई नदी मिलेगी उसके बहाव के साथ चलते हुए सभ्यता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बॉब का हौसला टूटने लगा था। कई दिनों से उसके पेट में खाने का एक दाना तक नहीं गया था। तब चार्ल्स कहता है कि वह खाने का इंतजाम करेगा। वह एक छोटा सा फंदा तैयार करता है और चारा लगाकर छोड़ देता है। कुछ समय बाद सचमुच एक खरगोश उसमें फंस जाता है। दोनों खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों पागलों की तरह खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और हाथ हिलाने लगते हैं। बॉब तो इतना बेताब हो जाता है कि एक पल के लिए ऐसा लगा है जैसे वह खुद उड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाना चाहता हो, लेकिन घने पेड़ों की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख ही नहीं पाता और आगे निकल जाता है। यह देखकर बॉब पूरी तरह टूट जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर चार्ल्स से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है वो वापस आएंगे? चार्ल्स उसे झूठी उम्मीद नहीं देता। वह साफ कहता है, नहीं, अगर उन्होंने हमें नहीं देखा तो शायद अब वो वापस नहीं आएंगे। यह सुनते ही बॉब गुस्से में फट पड़ता है। वह चार्ल्स पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें कभी असली मुश्किलों का सामना ही नहीं करना पड़ा। तुम्हें क्या पता ऐसी हालत में होना क्या होता है? चार्ल्स उसकी बातों का जवाब देने के बजाय बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पता है बर्फ से आग कैसे बनाई जाती है? बॉब चिढ़कर कहता है, नहीं पता। तब चार्ल्स शांत आवाज में कहता है, फायर फ्रॉम द आइस, और फिर उसे समझाने लगता है कि कभी कभी बचने का रास्ता वहीं छिपा होता है जहां लोग उम्मीद करना छोड़ देते हैं। दोनों नदी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक जमी हुई झील तक पहुंचते हैं जहां बर्फ कई जगह से टूटी हुई होती है। चार्ल्स समझ जाता है कि यहाँ मछली मिलने की संभावना है। वो अपनी पॉकेट वॉच निकालता है जिसकी सोने की चेन होती है और उसे तोड़कर मछली पकड़ने का कांटा बनाने की कोशिश करता है। बॉब थके हुए और टूटे हुए लहजे में कहता है, मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर सकूं। मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन चार्ल्स हार नहीं मानता। वो अपने कपड़ों से धागे निकालकर कांटा तैयार करता है। मछलियां पास तक आती हैं, लेकिन चारा न होने की वजह से फंसती नहीं। तभी चार्ल्स दूसरी तरफ जाता है और अचानक उसकी नजर फिर उसी आदमखोर भालू पर पड़ती है। भालू उनकी गंध सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच चुका होता है। वो गुर्राते हुए सीधे चार्ल्स की तरफ बढ़ता है। एक पल के लिए लगता है कि अब चार्ल्स का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो पूरी ताकत से भागता है और लकड़ियों के एक बड़े ढेर के अंदर घुस जाता है। भालू अपने विशाल शरीर की वजह से अंदर नहीं घुस पाता। मौका मिलते ही चार्ल्स वहां से निकलकर वापस बॉब के पास पहुंचता है। दोनों जल्दी जल्दी जलती हुई लकड़ियों का एक गोल घेरा बनाकर उसके बीच बैठ जाते हैं। पूरी रात भालू उनके चारों तरफ घूमता रहता है, गुर्राता रहता है और डराने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स समझ जाता है कि ये सिर्फ हमला
नहीं कर रहा बल्कि उनके साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो बॉब से कहता है, अगर तुम अकेले होते तो डरकर भाग जाते और यही भालू चाहता है, लेकिन अब हम इसका शिकार नहीं बनेंगे, अब हम इसका शिकार करेंगे। सुबह होते ही दोनों लकड़ी के मजबूत भाले बनाते हैं। चार्ल्स बॉब को पूरा प्लान समझाता है कि जब भालू हमला करेगा तो भाले को एक खास एंगल पर टिका कर रखना है ताकि उसकी अपनी रफ्तार और वजन उसे भाले पर चढ़ा दें। बॉब को अब भी भरोसा नहीं होता। तब चार्ल्स उसे उन लोगों की कहानी सुनाता है जिन्होंने इसी तरीके से शेर का शिकार किया था और कहता है, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर वो अपने हाथ से थोड़ा खून निकालकर कपड़े पर लगाता है ताकि भालू उनकी गंध पकड़कर वहीं आए। बॉब अब भी डरा हुआ होता है। वो कहता है कि ये भालू जितना ताकतवर है उतना ही चालाक भी है, लेकिन चार्ल्स उसकी हिम्मत बढ़ाता है। दोनों अपना जाल बिछाकर इंतजार करने लगते हैं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। तभी लकड़ियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। भालू आ चुका होता है। वो सामने आकर जोर से घुर्राता है और हमला कर देता है। चार्ल्स उसे चालाकी से पहले वाले ट्रैप की तरफ ले जाता है। भालू जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। उसी पल बॉब ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। नुकीला लकड़ी का प्रहारक तेजी से झूलता हुआ भालू के शरीर से टकराता है। एक पल के लिए लगता है कि उनका प्लान काम कर गया, लेकिन प्रहारक दूसरी तरफ झूलकर चला जाता है और वापस आते वक्त कई पेड़ों और टहनियों से टकरा जाता है, जिससे उसका असर काफी कम हो जाता है। जब वह दोबारा भालू तक पहुंचता है तो भालू अपने ताकतवर पंजों से उसे तोड़ देता है। अब वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। चार्ल्स यह देखते ही जोर से चिल्लाता है और दोनों अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं। भालू भी पूरी रफ्तार से उनके पीछे पड़ जाता है, जैसे आज उन्हें खत्म करके ही दम लेगा। दोनों पहाड़ी से नीचे खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां उनका दूसरा प्लान तैयार होता है। पहले से रखे भाले उठाकर दोनों मिलकर हमला करते हैं, लेकिन भालू हर वार को कभी अपने पंजों से तो कभी मुंह से रोक देता है। तभी भालू एक जबरदस्त पंजा चार्ल्स को मारता है और वो दूर जा गिरता है। मौका देखकर बॉब हमला करता है, लेकिन उसका वार भी बेकार जाता है। अगले ही पल भालू बॉब पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। बॉब दर्द से तड़पने लगता है। तभी चार्ल्स दूसरा भाला उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाता है। भालू बॉब को छोड़कर उसकी तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चार्ल्स पर झपटने वाला होता है, चार्ल्स को अपना आखिरी प्लान याद आता है। वो भाले को एक चट्टान की दरार में मजबूती से फंसा देता है और खुद उसके बगल में गिर जाता है। अगले ही पल भालू पूरी रफ्तार से छलांग लगाता है और भाला उसके सीने के आर पार निकल जाता है। भालू दर्द से दहाड़ता है और फिर सीधा चार्ल्स के ऊपर आकर गिर पड़ता है। कुछ सेकंड तक सब शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों में से कोई नहीं बचा। फिर बॉब दर्द से कराहते हुए उठता है, चार्ल्स तक पहुंचता है और देखता है कि वो अब भी जिंदा है। दोनों वहीं बैठे भारी सांसें लेते हैं। आखिरकार उन्होंने उस आदमखोर भालू को मार गिराया होता है। इसके बाद दोनों भालू का मांस पकाकर खाते हैं। कई दिनों बाद उनके पेट में ढंग का खाना जाता है। बॉब मजाक में कहता है, बस थोड़ा नमक होता तो मजा आ जाता। चार्ल्स भालू के एक दांत का लॉकेट बनाकर बॉब को देता है और एक खुद रख लेता है, जैसे इस लड़ाई की निशानी हो। भालू की खाल से दोनों ठंड से बचने के लिए कपड़े भी बना लेते हैं। अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी होती है। चार्ल्स फिर अपनी घड़ी की मदद से दिशा तय करता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बातें करते हुए उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। चार्ल्स कहता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकला तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। बॉब भी उसकी बात से सहमत दिखाई देता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। बॉब उत्साह में उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन चार्ल्स सावधानी बरतता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने ट्रैप पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। दोनों सावधानी से झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वहाँ एक बंदूक और गोलियां, मेडिकल बॉक्स, शराब, केतली, कुछ जरूरी सामान और सबसे अहम एक मैप मिलता है। झोपड़ी के पास ही उन्हें एक छोटी नाव भी दिखाई देती है। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद अब वो सचमुच इस जंगल से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। बॉब जब नाव चेक कर रहा होता है, चार्ल्स चाय बनाने जाता है। माचिस ढूंढते वक्त चार्ल्स को एक ज्वेलरी शॉप की रसीद मिलती है। पहले उसकी नजर अपनी घड़ी पर जाती है जो मिकी ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। ये देखकर चार्ल्स को लगता है कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी एंट्री पर पड़ती है। ये घड़ी बॉब के लिए खरीदी गई थी और उस पर लिखा था, टू बॉब फ्रॉम मिकी फॉर ऑल द नाइट्स, यानी बॉब के लिए उन तमाम रातों की याद में जो हमने साथ बिताई हैं। बस यही लाइन पढ़ते ही चार्ल्स सब समझ जाता है। अब उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। उसे समझ आ जाता है कि मिकी और बॉब के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता था। तभी बॉब झोपड़ी के अंदर आता है और हैरानी से पूछता है, अभी तक आग क्यों नहीं जलाई? चार्ल्स तुरंत संभल जाता है और रसीद को चुपचाप छुपा देता है ताकि बॉब को उसके बारे में पता न चले। इसके बाद बॉब आराम से बैठकर एक सिगरेट जलाता है और शराब पीने लगा है। फिर वह अफसोस भरे अंदाज में कहता है कि काश उसका कैमरा प्लेन क्रैश में पानी में न डूबा होता, क्योंकि अगर वह बच जाता तो वह इस पूरी अविश्वसनीय सर्वाइवल जर्नी की तस्वीरें खींच सकता था और शायद
बाद उन तस्वीरों की वजह से मशहूर भी हो जाता। तभी चार्ल्स अपनी पॉकेट वॉच की बात छेड़ता है। वह जानबूझकर बॉब के सामने घड़ी का जिक्र करता है क्योंकि अब उसे उस दूसरी घड़ी की सच्चाई पता चल चुकी थी जो मिकी ने बॉब को गिफ्ट की थी। फिर चार्ल्स अचानक बॉब से कहता है, तुम्हारी घड़ी दिखाओ। ये सुनकर बॉब एक पल के लिए असहज हो जाता है। वह तुरंत बहाना बनाता है और कहता है कि घड़ी अब बेकार हो चुकी है, टूट गई है, इसलिए दिखाने लायक नहीं है। लेकिन चार्ल्स समझ जाता है कि बॉब घड़ी नहीं बल्कि उसका राज छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वह घड़ी बाहर आ गई तो उस पर लिखा हुआ मैसेज भी सामने आ जाएगा। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पैदा हो जाती है। बॉब को नहीं पता कि चार्ल्स रसीद पढ़ चुका है और चार्ल्स यह दिखा रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। यहीं से जंगल में सिर्फ भालू का खतरा नहीं रह जाता बल्कि दोनों आदमियों के बीच एक छुपी हुई मानसिक जंग भी शुरू हो जाती है। रसीद पढ़ने के बाद चार्ल्स समझ चुका था कि मिकी और बॉब के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। झोपड़ी में लौटने पर वह नोटिस करता है कि बॉब का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वह शॉटगन में गोलियां भर रहा था और अब पहले जैसा घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी चार्ल्स धीरे से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके पास जंगल से बाहर निकलने का रास्ता था और चार्ल्स समझ गया था कि बॉब उसे अपने रास्ते की आखिरी रुकावट मानने लगा है। इसके बाद बॉब अपनी सालों पुरानी जलन निकालते हुए कहता है कि मिकी ने चार्ल्स से प्यार नहीं बल्कि उसके पैसों से शादी की थी। फिर वह बंदूक उठाकर चार्ल्स को बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर जाते हुए चार्ल्स के मन में बस एक सवाल रह जाता है। वह पूछता है, क्या तुम दोनों का रिश्ता मेरी शादी से पहले से था? लेकिन बॉब सीधा जवाब नहीं देता और कहता है, अब इन बातों का क्या मतलब है? ये सुनकर चार्ल्स टूटे हुए दिल से कहता है, मतलब है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर भी बॉब पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बंदूक ताने उसे पीछे की तरफ बढ़ाता रहता है। चार्ल्स आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, वह बिना खून बहाए भी अपनी मनचाही जिंदगी पा सकता है। लेकिन बॉब अब नफरत और लालच में इतना अंधा हो चुका था कि कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी किस्मत पलट जाती है। चार्ल्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहा बॉब अचानक एक छिपे हुए ट्रैप में जा गिरता है और एक नुकीली लकड़ी उसकी जांघ में गहराई तक घुस जाती है। दर्द से उसकी भयानक चीख निकल जाती है। बंदूक चार्ल्स के हाथ में आ जाती है। वह चाहे तो उसी पल बदला ले सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह सबसे पहले शॉटगन से गोलियां निकाल देता है। फिर चार्ल्स सावधानी से बॉब की जांघ में धंसी हुई लकड़ी बाहर निकालता है। लकड़ी निकलते ही बॉब दर्द से भयानक चीख मारता है। इसके बाद चार्ल्स उसे ट्रैप से बाहर निकालकर अपनी पीठ पर उठाता है और किसी तरह वापस झोपड़ी तक ले आता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह घाव पर बंधी बेल्ट खोलता है, खून तेजी से बाहर निकलने लगता है। घाव इतना गहरा था कि बॉब का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर भी चार्ल्स हार नहीं मानता। खून रोकने के लिए वह घाव पर जोर से दबाव डालता है। दर्द इतना भयानक होता है कि बॉब बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी पल्स अभी भी चल रही होती है। चार्ल्स राहत की सांस लेता है। इसका मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी है। पूरी रात वह सोता नहीं, मेडिकल बुक पढ़ता है, बार बार बॉब की पल्स चेक करता है और जितना हो सके उसका इलाज करता रहता है। सुबह तक वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर चुका होता है ताकि बॉब को जिंदा रखा जा सके। अगली सुबह चार्ल्स बॉब को एक छोटी नाव पर बैठाकर नदी के सहारे आगे बढ़ता है। बॉब कमजोर आवाज में कहता है कि चार्ल्स के आसपास के ज्यादातर लोग उससे कुछ न कुछ चाहते हैं। कोई उसके पैसों के पीछे है, कोई उसकी पहचान के पीछे। चार्ल्स उसे ज्यादा बोलने से रोकता है और कहता है कि अपनी ताकत बचाओ। वह उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वे इस नदी से बाहर निकलेंगे वह आग जलाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद वे किनारे पहुंच जाते हैं और चार्ल्स तुरंत आग जला देता है। आग की गर्मी के सामने बैठे हुए बॉब कहता है कि उसे पता है चार्ल्स ने उसकी जान क्यों बचाई। इस सफर में दोनों एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा समझ चुके थे। इतनी नफरत, धोखे और दर्द के बाद भी चार्ल्स उसे मरने के लिए नहीं छोड़ पाया। लेकिन बॉब की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वह चार्ल्स को अपने पास बुलाता है और टूटी हुई आवाज में कहता है, चार्ल्स मुझे माफ कर दो, जो मैंने किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। फिर वह साफ करता है कि मिकी का इस सब में कोई हाथ नहीं था। चार्ल्स को मारने का फैसला सिर्फ उसका अपना था। ये सुनकर चार्ल्स की आंखें भर आती हैं। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम यहाँ नहीं मरोगे, मैं तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा। तभी अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स एकदम उछलकर खड़ा हो जाता है। वह अपनी जैकेट हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से चिल्लाने लगा है। इतने दिनों की भूख, ठंड, दर्द और मौत के डर के बाद पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर था और ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें देखा ही नहीं। तभी चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी जल्दी हरी टहनियां और झाड़ियां तोड़कर आग पर डाल देता है। कुछ ही सेकंड में आग से गहरा काला धुआं उठने लगता है। चार्ल्स लगातार जैकेट हिलाता रहता है, पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक पल के लिए उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद मदद इतनी करीब आकर भी उनसे दूर चली जाएगी। तभी अचानक हेलीकॉप्टर दिशा बदलता है। पायलट ने धुएं का गुब्बार देख लिया था। यह देखते ही चार्ल्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह और तेजी से अपनी जैकेट लहराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हंस रहा था,
चिल्ला रहा था, खुशी से लगभग उछल रहा था। आखिरकार यह डरावना सफर खत्म होने वाला था। आखिरकार वह घर लौटने वाला था। लेकिन तभी जब वह यह खुशखबरी बॉब को बताने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है तो सब कुछ बदल जाता है। बॉब बिल्कुल शांत पड़ा होता है। चार्ल्स उसकी पल्स चेक करता है। कुछ सेकंड तक उम्मीद करता है कि शायद वह अभी जिंदा हो, लेकिन नहीं। मदद पहुंचने से ठीक पहले बॉब की मौत हो चुकी थी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उतरता है। चार्ल्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है और बॉब के शव को भी साथ ले जाया जाता है। मीडिया चार्ल्स को घेर लेती है, लेकिन वह किसी सवाल का जवाब नहीं देता। वह सीधे मिकी के पास जाता है और चुपचाप उसके हाथ में वही घड़ी रख देता है जो कभी बॉब को गिफ्ट की गई थी। घड़ी देखते ही मिकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाती है कि चार्ल्स को सब कुछ पता चल चुका है। फिर जब रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि उसके साथ गए बाकी लोग कहाँ हैं, तो चार्ल्स की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने दर्द, धोखे और सच को अपने तक ही रखता है और बस इतना कहता है, उन्होंने मुझे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। यही पूरी फिल्म का संदेश था। जंगल में सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सबसे समझदार इंसान जिंदा बचा था। बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।